आपके सामने भाववाचक संज्ञा निर्माण के 10 शब्द लिखे हैं और फटाफट अगले 5 मिनट में आप इन शब्दों को जितना जल्दी हो सके हल कीजिए। तब तक और भी साथी जुड़ जाते हैं और भी साथी ये वीडियो देखेंगे। और चूँकि ये पूर्ण रूप से आज की क्लास है, मैं लाइव आंसर आपको नहीं दे पाऊँगा, लेकिन फिर भी हम एक्सरसाइज का जो मैंने वादा किया था वो एक्सरसाइज आज पूरी होगी। ठीक है, तो देखिए, आलसी, ग्रामीण, गहरा, अजनबी, अज़र, खोजना, चलना, अनुकूल, बुरा और तीव्र, ये 10 शब्द हैं। जितना जल्दी हो सके इन शब्दों को आप हल कीजिए। आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। फिर हम शुरुआत करेंगे वर्ण, संज्ञा और सर्वनाम के प्रश्नों की। किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और हमें किस प्रकार से उनको हल करना है। ठीक है, तो फटाफट हल कीजिए आप। और मैं जो या ऐसा करता हूँ, मैं लिखता हूँ और आप देखते जाइए क्या सही है या गलत है, आपने क्या सोच रखा है। सबसे पहला आलसी का आलस्य, ग्रामीण का क्या हो जाएगा, ग्रामीणता, यही होगा। या फिर अब देखिए, जैसे सपोज दैट गंवार होता है। ठीक है, चलिए वो यहाँ अभी नहीं करेंगे। वो कुछ प्रश्न, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें रखनी है। किसके लिए, क्वेश्चंस के लिए। ग्रामीणता, गहरा से गहराई, अजनबी, अजनबीपन, अज़र, अज़रता, अजरता नहीं होता, अज़रता होता है। खोजना, खोजने में भाव किसका है, खोज का। जैसे खेती होती है ना, खेत में भाव किसका था, खेती का। चलना, चलना में भाव किसका है, चाल का। और अनुकूल, अनुकूलता, बुरा, बुराई और तीव्र, तीव्रता। तो इस प्रकार से ये 10 शब्द हैं और उम्मीद करता हूँ आपके 10 के 10 सही होंगे। लगातार प्रैक्टिस जब करते हैं तो निश्चित रूप से सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और हम वही कर रहे हैं। ठीक है, अब बात अगर मैं करूं तो मिटा देता हूं पहले मैं ये आगे जो भी है। देखिए, आलसी का आलस्य, ग्रामीण का ग्रामीणता, गहरा का गहराई, अजनबी से अजनबीपन, अज़र से अज़रता, खोजना से खोज, चलना से चाल, अनुकूल से अनुकूलता, बुरा से बुराई और तीव्र से तीव्रता। देखिए, ये आज हैं और अगली एक क्लास और होगी, उसमें आपको मैं सिर्फ भाववाचक संज्ञाओं का फिर से एक प्रैक्टिस और करवाऊंगा। उसके बाद क्लास जो स्टार्ट होगी वो होगी विशेषण टॉपिक की। ठीक है, विशेषण टॉपिक की जो क्लास होगी उस क्लास के बाद फिर मैं आपको विशेषण बनने की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि विशेषण कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा अभ्यास सत्र है। मैं जो भी प्रश्न लिखूंगा आप फटाफट उसके आंसर जो हैं वो कमेंट बॉक्स में देते जाएं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, लेकिन लाइव रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइव रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको, आपका कमेंट का जवाब मिलता रहेगा, वो बराबर मैं खुद स्वयं देता रहूँगा। पहला प्रश्न है, कुछ चुनिंदा प्रश्न मैं लेके आया हूँ। हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द। ध्यान से दे, मैंने आपको जो क्रम बताया था बारखड़ी, है ना, कि कौन सा शब्द कब आएगा, तो उसके आधार पर प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ऑप्शन सहित आज आपकी प्रैक्टिस होगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। पहला है क च त र। ठीक है, क वर्णों या वर्ण, क वर्ण के क्रम में। ऑप्शन बी होगा च वर्ण के क्रम में। ऑप्शन इसमें हम देते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए ये देते हैं, हम चेंज कर देते हैं थोड़ा। त वर्ण के क्रम में। और अगला है र वर्ण के क्रम में। कि जो ज्ञान शब्द है
वो हमें हिंदी शब्दकोश में कहाँ मिलेगा। तो अगर देखिए, आपको इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको सबसे पहले इस ज्ञान शब्द को तोड़ना होगा, और जब इस ज्ञान शब्द को तोड़ेंगे तो क्या होगा, ज धन य धन आ धन न धन अ, ये हमने तोड़ा इसको, ज्ञान शब्द। क्या तोड़ा, ज्ञान शब्द। अब मुझे बताइए सबसे पहले क्या आ रहा है, ज, और ज किस लाइन में आएगा, च में आएगा, क में आएगा, त में आएगा, र में आएगा। हो सकता है आपने इसका उत्तर पहले ही दिमाग में सोच लिया हो और सही उत्तर दे दिया हो सकता है इसका सही उत्तर दे दिया हो, तो आपको आंसर मैं दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ज, तो ज किस में आता है, च पर। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछा गया और हिंदी व्याख्याता के एग्जाम में ये पूछा गया, हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा। ये बहुत सरल प्रकार का प्रश्न है, हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे, जैसा कि शिक्षण विधियों में अक्सर चला जाता है ना। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न था। दूसरा, और आज जितने प्रश्न हों आप कंपेयर कीजिएगा, आपको सारे के सारे आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। श ध्वनि किसके अंतर्गत, ब, स और द। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, सीधा सीधा है। मूल स्वर, घोष व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है तालव्य। अब इस प्रश्न को तो अगर कोई गलत करता है, इसका मतलब वो अभी तक कंपटीशन से बहुत ज़्यादा दूर है। किसके अंतर्गत आती है, क्या ये मूल स्वर है, क्या ये घोष है, क्या संयुक्त है, या तालव्य है। सीधी सी बात है, तोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। क्या ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, बिल्कुल संयुक्त व्यंजन है। यह भी बहुत सरल प्रश्न है। 2 प्रश्न मैंने आपको बताए और दोनों ही प्रश्न बहुत ही सरल हैं। क्यों है सरल, क्योंकि कोई भी प्रश्न सरल तब होता है जब टॉपिक आपको अच्छे से आता है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, और तीसरा प्रश्न थोड़ा सा सोच विचार के दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब थोड़ा सा ये याद रखिए कि जब तक चारों ऑप्शन न लिख दिए जाएं तब तक आप आंसर न दें। तो है जो ध है वो सघोष है, महाप्राण है और दंत्य है। क्या है, ध सघोष महाप्राण दंत्य है अथवा नहीं है। आप इस पर विचार कीजिए, तब तक मैं दूसरा ऑप्शन देता हूं। ब जो है, ब अब की बार मैं बात कर रहा हूं, ब सघोष, ओष्ठ्य और ब सघोष, ओष्ठ्य और महाप्राण। मैं ऐसे प्रश्न देख के भी लिख सकता हूँ, बिना देखे भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं समय नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए प्रश्न मैंने पहले से तैयार कर रखे हैं कि मुझे किन प्रश्नों की एक्सरसाइज आपको करवानी है, और आपका जब टेस्ट होगा तब आपको कौन से प्रश्न देने हैं। वो प्रश्न जो होंगे, जो टेस्ट में दिए जाएंगे, वो सारे के सारे मैं खुद बनाऊंगा, लेकिन ये कुछ अच्छे प्रश्न हैं जिनकी प्रैक्टिस की जानी चाहिए। अगला है च। ये प्रश्न बस वर्ण के यही प्रश्न टफ होते हैं। च अघोष, तालव्य और अल्प प्राण है। तो क्या ये भी सही है? नहीं। ख कंठे, महाप्राण और अघोष। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब आप इसे आराम से उत्तर दे सकते हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा।
अब इस प्रश्न पे एकदम से आंसर महारथी से महारथी विद्यार्थी क्यों न हो वो भी नहीं दे सकता है। ऐसे प्रश्नों पर अपने को विचार करके एक एक चीज़ क्लियर करनी बहुत ज़रूरी थी। हम सबसे पहले बात करें त थ द ध तो दंते तो है, तुलसी राम दंता बिल्कुल है। अब देखिए त थ द ध चौथा है, द्विचय उष्म महाप्राण है चौथा, इसका मतलब ये दंते भी है महाप्राण भी है। क्या ये सगोस है क्या? तिचोपांत है स्वरा सगोसा, तो इसका मतलब ये सगोस भी, तो वैसा भी ये तो गलत नहीं है। बात कर रहे हैं प फ ब इस बार है तीसरा है, इसका मतलब महाप्राण नहीं है। प फ ब जो है तीसरा वर्ण है, तीसरा महाप्राण कभी भी नहीं होता है, तो यहाँ इसकी गलती पकड़ी गई। ओष्ठ हो सकता है, उपनामो ओष्ठ हो, सगोस हो सकता है क्योंकि तिचोपांत है स्वरा सगोसा, लेकिन द्विचय उसमें महाप्राण नहीं हो सकता। अब क्या यहीं पर रुकें, आगे जाएं कि नहीं जाएं? जाना बहुत ज़रूरी है और जाना भी चाहिए। प्रथम है, प्रथम हमेशा अघोष होता है, बिल्कुल होता है। 135 अंत्य स्वरा अघोषा, ठीक है। तालव्य है अल्पप्राण, पहला है अल्पप्राण तो है, द्विचय उसमें महाप्राण होता है, ये सही है, इसकी तीनों बातें सही है। कंठे, बिल्कुल कंठे है, महाप्राण दूसरा है, बिल्कुल महाप्राण है। अघोष है क्या? पहला दूसरा अघोष होता है। इसका मतलब इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? याद रखें, कई बार एग्जाम में प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, इस प्रकार से आता है। और अक्सर हम आधा ही प्रश्न पढ़ते हैं कौन सा कथन सही, और ऊपर वाला देखें अरे सही है, सीधा ही लगा दिया, 3 पीछे पढ़े ही नहीं, और इधर अपन ने नहीं पढ़ा। याद रखना, बड़े से बड़े एग्जामिनर के 2 से 3 प्रश्न कई बार स्टूडेंट के 2 से 3 प्रश्न इस नहीं के चक्कर में गलत हो जाते हैं, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं इस चीज़ को अच्छी भली भांति जानता हूँ कि नहीं से गलत हो जाते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न वर्ण टॉपिक का सबसे अच्छे प्रश्नों में से एक है। ऐसे प्रश्न आते हैं वही हमें गच्चा खिला देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा शानदार प्रश्न था आपके समक्ष, और ये जिसने सही आंसर दिया है, जिसने सबसे फास्ट आंसर दिया है, और अगर मान लो वो सही भी दिया तो भी मैं उसको गलत मानता हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्नों पे थोड़ा समय लगा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधे प्रश्न होते हैं, उनको पर आप समय भले ही मत लगाइए। चलिए अब आगे चलते हैं, हम इससे भी और अच्छे प्रश्नों में से थोड़ा लैंग्वेज वाले प्रश्न 1-2 और देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, क्वेश्चन नंबर 4, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये प्रश्न है 1000 रुपये के लिए। देखिए कौन कौन से, अग्रस्वर, पश्च स्वर, संवृत स्वर, और चौथा ऑप्शन आपके सामने यहाँ से अलग देते हैं, चलिए ये दे देते हैं, विवृत स्वर। तो ये प्रश्न तो मेरे ख्याल से देखते ही आपको उत्तर आ जाना चाहिए, और उत्तर क्या होगा इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका उत्तर क्या होगा। संख्यात्मक उत्तर लिखने हैं, बी, सी, डी, तो लिखने में ज़्यादा समय नहीं लिखेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता था, लेकिन वो बाद में कहूँ, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, संवृत स्वर। हमने पढ़ा है संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत, विवृत, तो संवृत में सबसे कम मुख खुलता ही। लिंग मैं जो अशुद्धि संशोधन के जो शब्द देता हूँ, वो अशुद्धि संशोधन के शब्द आप लोग गूगल पे बोल के फटाफट वो बोलते और वो लिखा जाता है, और फिर एज इट इज़ मुझे वापस भेज देते हो। मैंने कमेंट्स पे, लाइव कमेंट्स पे गौर किया है, कुछ साथी गूगल पे बोल के और वापस भेज देते, तो ये गलत तरीका है। ये आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, अपने ही हाथों आप अपना नुकसान कर रहे हो, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। ये अशुद्धि संशोधन ऐसे हैं जो मेरे भी गलत हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दिया, एक मात्राओं का ही तो खेल है सारा, एक मात्रा का खेल है। मैंने कहा जंगल में कहीं चीता न मिल जाए। मुझे डर है कि जंगल में कहीं
चीता न मिल जाए। अब किसी साथी ने लिख दिया जंगल में कहीं चीता न मिल जाए। बस अंतर देखिए, एक मात्रा बदली और चीता से क्या हो गई, और चीता मिल गया तो वैसे चीता में बदल जाना ही जाना है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप समझदार हो। तो मात्राओं का खेल बड़ा खतरनाक होता है। तो आप इस प्रकार से, मात्राओं का ही तो पूरा खेल है, आप विशेष रूप से ध्यान देवें, आप विशेष रूप से इसके बारे में ध्यान जरूर देवें। हाँ, तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और प्रश्न है अगला 2000 रुपये के लिए। आप 2000 रुपये देखते हैं जीतते हैं अथवा नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको ल न आदि की प्रैक्टिस करवाई थी, मैं उसी से संबंधित प्रश्न पूछूंगा। न व्यंजन का क्वेश्चन नंबर 5, न व्यंजन का उच्चारण स्थान है, न व्यंजन का उच्चारण स्थान है। पता नहीं, मैं रेगुलर मतलब बराबर आपको मतलब एक एक सेकंड आपका जो है वेस्ट नहीं होने देता। फिर भी कुछ लोग कहते हैं सर आप मेरे जो ज़्यादा क्लोज हैं वही कहते हैं कि यार आप तो वीडियो में ज्ञान ज़्यादा देते हो, पढ़ाते कम हो। मुझे समझ नहीं आता, मैं और वीडियोस देखता हूँ उससे तो ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, फिर भी कहता है मैं ज्ञान ज़्यादा देता हूँ। तो हो सकता है मेरे ज्ञान से, हालांकि ऐसा नहीं लगता मुझे, फिर भी कहते हैं। तो पता नहीं ये सही है या गलत, ये तो फैसला आप लोग करोगे। तो हमारा प्रश्न है 5000 रुपये के लिए, पाँचवा है तो 5000 के लिए। न व्यंजन का उच्चारण स्थान है, प्रश्न भी बहुत अच्छा है। पहला ऑप्शन मूर्धा और नासिका, मूर्धा और नासिका। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन है वत्स और नासिका, वत्स और नासिका। अगला देखिए, जल्दबाजी न करें, औष्ठ और नासिका, और उसके बाद है कंठ और नासिका, कंठ और नासिका। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते, सब बाद में। आज पहले एक एक प्रश्न पे गौर कीजिए। न व्यंजन का उच्चारण स्थल है, हमें पता है नासिका सब में है, इसका मतलब नासिका। मूर्धा है कि नहीं है? मूर्धा, मूर्धन्य, रेट्रोषाणाम मूर्धा, मूर्धन्य नहीं है, मूर्धन्य नहीं है। आपने आंसर दे दिया होगा 5000 के लिए, सही है गलत बाद में फैसला। वर्ष है क्या? बिल्कुल है साहब। ओष्ठ है क्या? पाफा बाबा, ओष्ठ है नहीं है साहब। कंठ है क्या? कंठ नहीं है साहब। तो कौन सा है? कौन सा है? वर्ष और नासिका, ऑप्शन नंबर 2। और क्या पेपर में, और क्या आएगा पेपर में? ऐसे ही तो प्रश्न आएंगे। हम तो व्यर्थ में परेशान होते हैं, परेशान होने की जबकि कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। घबराना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर सेटर होता है, वो कहाँ से सेट करेगा? आप जब अपने से ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ने का प्रयत्न करते हैं ना, तो कुछ बाकी नहीं रहता, ये याद रखें। और असफलता होती है ना, वो असफलता हमें सिखाती है कि हम में कमी कहाँ रही। ठोकर खाइए, मगर बार बार सेम पत्थर से ठोकर खाना गलत बात है, ये बेवकूफ़ी है। आप जब भी असफल हो रहे हो तो ये देखिए कि आपकी त्रुटि कहाँ रह रही है, ये देखना हमारा काम है। लेकिन अगर बार बार असफल होने में त्रुटि जब सेम ही होती है तो ये बहुत बड़ी गलत बात होती है। असफल होना बुरी बात नहीं है, जबकि सेम गलती के कारण असफल होना बहुत बुरी बात है। तो ये याद रखिए, हमें इस हिसाब से पढ़ना है कि पेपर सेटर किस तरह से प्रश्न बना सकता है। तो जिस तरह से चाहे प्रश्न बना, मैं हल करके छोड़ूंगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 10,000 रुपये के लिए, क्वेश्चन नंबर 6। उच्चारण के कालमान को, लैंग्वेज वाला प्रश्न है। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है ना? उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? चलिए, अ, ब, स और द, अ, ब, स, द, 4
आपके सामने ऑप्शन है, और वो ऑप्शन इस प्रकार है: संधि, समास, व्यंजन, प्रयत्न या मात्रा। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत सरल है। आपको पता है कि संधि और समास तो नहीं हो सकते, ये तो क्लियर है। और जो कई संधि समास पे विचार कर रहे हैं वो गलत हैं, विचार ना कीजिए, विचार इन दो पे होगा: प्रयत्न है या मात्रा। जल्दी से बताइए, कमेंट्स में जल्दी से बताइए। देखिए आपने बता दिया होगा, उम्मीद करता हूँ। कमेंट्स में बताना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और कह रहा हूँ, आपके व्यूज़ वीडियो पे जो 200 जने 250 जने जो आके जाते हैं, आपसे आपको अगर वीडियो जो है वो वीडियो जो है अच्छा लगे, आपको लगे कि वास्तव में मेहनत की जा रही है, तो लाइक करें। और अगर आपको लगता है मेहनत नहीं की जा रही है तो डिसलाइक करें, आई डोंट केयर। लेकिन अपना फीडबैक ज़रूर दें, फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है। आप वीडियो देख के चले जाते हो, वो गलत बात है। आप डिसलाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रयत्न क्या होता है? प्रयत्न होता है उच्चारण की रीति। उच्चारण किस तरीके से किया जाता है वो रीति होती है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि उच्चारण का जो समय लगता है, काल यानी समय लगता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उच्चारण में जो समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? मात्रा। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? मात्रा। इसका राइट आंसर होगा मात्रा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? इस बार प्रश्न अच्छा भी है और सरल भी है। A 4, B 3, C 5 और D 11। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो बताइए, 4, 3, 5 और 11। जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा सही होगा? ध्यान से देखिए, ये क्या पूछ रहा है? हिंदी वर्णमाला में स्वर नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? मूल स्वर। मूल स्वर कौन से होते हैं? जिनसे अन्य स्वरों का निर्माण हुआ है। और ऐसे सिर्फ कितने स्वर हैं? अ, ई, उ और री। यही है, अ, ई, उ और री। 4 स्वर, यही 4 मूल स्वर हैं। तो मूल स्वरों की अगर संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 4 हैं। कितने हैं हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर? वो हैं 4। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं बहुत कोशिश है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाने की, इसलिए मैं ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा। आगे चलते हैं। ये भी अब अच्छा प्रश्न आ रहा है। अब अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, 3-4 और। क्वेश्चन नंबर 8, किस क्रमांक में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? सघोष किस क्रमांक में सघोष है? A, B, C और D। आपके सामने है 4 ऑप्शन: क, ख, य, र, त, थ, प और फ। अच्छे प्रश्न होते हैं ऐसे। किस क्रमांक में सघोष? अपने को क्या पता है सघोष व्यंजन कौन से हैं? तिचोपांतः स्वरा सघोषा। तिचोपांतः स्वरा सघोषा। अब देखिए, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, बात समझ आ गई? आंसर कौन सा होगा? फिर भी चलिए, तिचोपांतः स्वरा सघोषा। तिचोपांत अंत हमारी ट्रिक क्या थी? तिचोपांत ह स्वरा और सघोषा। तिचोपांत है स्वरा सघोषा। इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ थे, और इसमें से य और र क्या हैं? अंतस्थ हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? तिचोपांत है स्वरा सघोषा। य और र जो हैं वो राइट आंसर होगा। वही क्या है? राइट आंसर है। बात आई समझ में?
बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन मैं आपको अब तक करवा चुका हूँ, ठीक है। सेम किस क्रमांक में, क्वेश्चन नंबर 9, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। प्रश्न जिस टाइप के आ सकते हैं, मैं उस टाइप के प्रश्न ही आपसे पूछ रहा हूं। ए, बी, सी और डी, ए बी सी डी किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। देखिए, त, थ, न, ब, ठीक है, ट और ड, ट ड और वह, इसमें अच्छे ऑप्शन है, ये अच्छा प्रश्न है। आपको पता है अघोष कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं। तिचोपांतः स्वरा सघोषा, तो इसका मतलब पहला और दूसरा क्या होता है, हमेशा अघोष होता है। तो इसका मतलब देखिए, इसका मतलब पहला दूसरा किसमें त था, तो पर इन तीनों पर भी विचार करना जरूरी है। देखिए ये क्या है, य, र, ल, व और ह, ये सघोष हैं दोनों। आपको तो तिचोपांत अंत में आ जाता है ये, और ह स्वरा सघोषा। ट, ठ, ड पहला और तीसरा क्या है, अल्प प्राण होते हैं। 135, अच्छा मैंने उसको गलत बोल दिया था क्या, हाँ वो सही था वैसे तो। ट, ड पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो ये क्या है, अल्प प्राण है। न और ब पांचवा है, और प, फ, ब तीसरा और पांचवा है। तो तीसरा पांचवा यानी सघोष है ये, तो तिचोपांत है स्वरा सघोषा। पहला और दूसरा क्या है, अघोष है। पहला और दूसरा अघोष है, और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होते हैं। तिचोपांत है स्वरा सघोषा, पहला दूसरा अघोष। तो इसमें आंसर राइट क्या होगा, इसमें राइट होगा ए आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, और थोड़ा सा दिमाग पे जोर भी डालना पड़ रहा है आपको, और बराबर इसी बहाने एक बार टॉपिक पूरा रिवीजन हो जाएगा। इस तरह का रिवीजन कि आपको दोबारा कभी भी देखना ना पड़े। चलिए एक प्रश्न शानदार निकालते हैं। उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन का सही रूप होगा, व्यंजन का सही रूप होगा, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन का सही रूप होगा। और इसमें ऑप्शन मैं आपको देता हूं। चलिए आज लाल का भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा लाल खतरे का सूचक होता है। देखते हैं ये कौन कौन गलत करता है, सही करता है। कंठे, ये दिखेगा नहीं आपको, है ना, ये दिखेगा नहीं, तो ब्लैक मार्कर यूज लेने ही पड़ेंगे हमें। कंठे मिटा देता हूं। कंठे अघोष अल्प प्राण, स्पर्श अघोष अल्प प्राण पहला। उसके बाद दूसरा है कंठे स्पर्श सघोष अल्प प्राण। सिर्फ एक ऑप्शन सघोष चेंज किया है, सेम है कंठे स्पर्श अघोष, सॉरी अघोष करें या नहीं करें, अघोष रहने देते हैं, पर इसको यूं सेम चलने देते हैं। सघोष महाप्राण, फिर से कंठे स्पर्श अघोष महाप्राण। फटाफट से इसका आंसर बताइए। आपके सामने प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन का सही रूप होता है, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन का सही रूप होता है। बिल्कुल, इसके बारे में फटाफट सोच लीजिए आप, क्या आंसर इसका हो सकता है। मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से बोल सकूँ। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन का सही रूप होगा
फर्स्ट ऑप्शन है कंठे स्पर्श अघोष और अल्प प्राण। सेकंड है कंठे स्पर्श सघोष और अल्प प्राण। थर्ड कंठे स्पर्श सघोष और महाप्राण। देखिए अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर था 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन करवा चुका हूं। देखिए उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन का सही रूप होगा, ठीक है। इसमें अब आप देखिए किसका, अच्छा मैंने पूरा लिखा नहीं शायद, हाँ सॉरी, प्रश्न मैंने लिखा नहीं, मेरी गलती है, सॉरी मेरी गलती है, प्रश्न मैंने सही नहीं लिखा। मैंने ये सोचा, मैंने कहा उच्चारण की दृष्टि से, किसकी उच्चारण की दृष्टि से, कमेंट्स भी आ रहे होंगे है ना। उच्चारण की दृष्टि से ग जो व्यंजन है उसका सही रूप क्या होगा। ग सबसे पहले क्या है, ग कंठे है, इसका मतलब ये तो सब में है। ग स्पर्श है, इसका मतलब ये सब में है। अब हमें देखना है अघोष है या सघोष है। क ख ग तीसरा होता है, तीसरा कौन सा होता है, सघोष, इसका मतलब ये दो तो गलत हो गए। अब बात देखिए अल्पप्राण है या महाप्राण, होता क्या है अल्पप्राण, क्योंकि इसमें तो दूसरा और चौथा होता है महाप्राण, तो इसका मतलब सही आंसर कौन सा होगा, ये होगा। देखिए आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं अथवा नहीं है, चलिए मेरे से गलती हो गई वो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और हो जाती है, देखिए क्योंकि अभी आप चलिए छोड़िए। तो कंठ है, आप एक चीज़ नोट कीजिए कि हम कितना इजीली एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ये कब हो रहा है, जब हमें तुरंत पता है सघोष शब्द आते ही तिचोपांत है स्वरा सघोषा चल रहा है, और जैसे ही अल्प प्राण आता है तो 135 अंत स्वरा अल्प प्राण आता है, द्विचय उसमें महाप्राण आता है, ठीक है। तो हम जब एक क्लियर एक एक चीज़ कर चुके हैं ना, तब हम इन प्रश्नों को ईजी वे में हल कर पा रहे हैं, वरना ये ही प्रश्न लोगों के गलत भी होते हैं, ये प्रश्न भी लोगों के गलत भी होते हैं। तो इसलिए ये भी चीज़ आप ध्यान में रखें कि इस तरह से ना सोचें कि अरे आपको तो ये चीज़ आती है, हमें आता कुछ नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आते हुए भी हम गलत करके आते हैं, ठीक है। अब देखिए तो 10 प्रश्न मैंने आपको व्याकरण वर्ण टॉपिक के करवाए हैं, बाकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। वो कब करवाएंगे, वो आगे करवाएंगे, वो टेस्ट लेंगे आपका, आपको PDF मिलेगी बाकायदा। अब आप कहोगे सर आप कहते हो PDF नहीं डाल रहे। साथियों ऐसा है कि आपको PDF कुछ टॉपिक्स की टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, फिर भी मैं समय मिलने के साथ साथ PDF बना के भी आपको डाल दूंगा। और पेपर जो हैं वो लगभग टाइप हो चुके हैं, 4-5 पेपर हैं वो लगभग टाइप हो चुके हैं, थोड़ी बहुत उसमें कमी है, वो क्लियर हो जाए उसके बाद मैं डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ गलती ढूंढने की चाह रहती है। वो कहते हैं ना स्वामी जी संसार कैसा मेरे जैसा, वो सिर्फ गलतियां ढूंढते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन्हें अपन गलतियों का मौका ही ना दें। वो आलोचना करें उससे मुझे डर नहीं लगता, लेकिन अपने गलतियों का मौका ही नहीं दें, क्योंकि उससे क्या है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थोड़े से मिसगाइड हो जाते हैं, है ना। वो सोचते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब अपन चलते हैं संज्ञा की ओर। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। अब ये विशेषण का प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं लिखूंगा यहाँ, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। भाववाचक संज्ञा से निर्मित, क्योंकि आपको उस विशेषण में से भाववाचक संज्ञा को ढूंढ के निकालना है, इसलिए मैं ये प्रश्न यहां पे ले रहा हूं। देखिए पहला, चलता, दूसरा प्यारा, तीसरा रंगीन और चौथा ऊंचा। रंगीन और ऊंचा, हाँ इन 4 ऑप्शंस में से फटाफट बताइए कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। अगर आपने आंसर दे दिया है तो इससे आप सही नहीं हो, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि बाकी 3 क्यों नहीं है। जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा ना कि बाकी 3 आपने क्यों नहीं किए, तब तक वो सिर्फ तुक्का होता है। चलता ये क्रिया है, चलता क्रिया है, सीधी सी बात है। रंगीन ये तो विशेषण है अपने आप में, ये तो विशेषण है, और किससे बना है, रंग से बना है। किससे बना है,
रंग से बना, यही है ना, ये आया हुआ है परीक्षा, सॉरी मैंने एक गलत लिख दिया ना, रंगीन, हाँ रंगीन ये विशेषण है और किससे बना है, रंग, और रंग भाववाचक संज्ञा नहीं है। और ऊंचा शब्द ये भी अपने आप में क्या है, विशेषण है। ये किससे बना है, प्यार शब्द, प्यार आपको पता है भाववाचक है, प्यार आपको पता है कौन सा है, भाववाचक, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, प्यारा, राइट आंसर क्या होगा, प्यारा। तो ये संज्ञा का बहुत सरल प्रश्न मैंने आपको बताया, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण क्या है, ये प्यारा, ये बहुत सरल प्रश्न है। आगे देखिए, उसके बाद देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, हाँ जी, प्रश्न अगला है, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जटिल एक विशेषण है, बिल्कुल जटिल विशेषण के लिए, जटिल विशेषण के लिए उपयुक्त, देखो वो उपयुक्त होता है और ये उपयुक्त है, कौन सी होगी, जटिल विशेषण के लिए मैं आपके सामने 4 शब्द दूंगा, उनमें से कौन सी उपयुक्त है। देखिए यहां मेरे सामने 3 उपयुक्त संज्ञा देखिए, दृष्टि, प्रश्न, समस्या, स्थिति। दृष्टि, प्रश्न, समस्या और चौथा इन्होंने दे रखा है स्थिति। अब आप समझ गए होंगे ये पूछना क्या चाह रहा है, अभी आप समझ गए होंगे ये पूछना क्या चाह रहा है। जटिल विशेषण, जटिल विशेषण जैसे मैं बताऊं आपको, जहरीला जो शब्द है ये भी विशेषण है। जहरीला शब्द कौन सी संज्ञा के लिए उपयुक्त रहेगा। मान लो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपके सामने 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए यही है सांप, ऑप्शन मनुष्य, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन डी शब्द। अब इसमें किसके लिए जहरीला शब्द उपयुक्त रहेगा, आपको सीधा पता है ना, जहरीला सांप, जहरीला विशेषण किसके लिए उपयुक्त रहेगा, सांप के लिए। अगर सांप ऑप्शन में नहीं होता तो हम कहते हैं जहरीले शब्द या जहरीले वचन मत बोलो, तो शायद इसके लिए हम करते जरूर, लेकिन यहाँ किसके लिए आता, सांप। तो इसी तरह का ये प्रश्न है, जो जटिल शब्द है, जटिल विशेषण है, वो किस संज्ञा के लिए उपयुक्त होगा। आप देखिए, जटिल दृष्टि बिल्कुल नहीं, जटिल प्रश्न बनता है, जटिल समस्या और जटिल स्थिति, अब इन तीनों के लिए बन रहा है हिसाब से, लेकिन अक्सर जटिल किसके लिए उपयुक्त होता है, समस्या के लिए। अब देखिए, फिर आप में से कई कहेंगे सर ये से थोड़े प्रश्न भी, तो देखिए कठिन जो शब्द है वो आता है प्रश्न के लिए। अक्सर ना आप लोग क्या बोलते हो, पेपर बहुत हार्ड था, पता नहीं अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, पेपर बहुत हार्ड था। अधिकतर बच्चों के मुंह से यही निकलता है, स्टूडेंट्स के मुंह से ही निकलता है। हम जैसे बड़े बड़े समझदार लोगों, हाँ हम समझदार हैं, ये बहुत अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लग रहा है। तो हम जैसे समझदार लोग भी बाहर निकलते एग्जाम सेंटर, ये बोलते पेपर बहुत हार्ड था। मुझे बताइए हार्ड था वो किसका बना हुआ था, लोहे का बना हुआ था, लकड़ी का था, किसका बना हुआ था, पत्थर का था। हार्ड का मतलब तो कठोर होता है, तो क्या पेपर कठोर था, आपको ईंटों का, लोहे का बना हुआ पेपर दिया था। पेपर टफ था, इसका मतलब कठिन था। तो कठिन विशेषण होता है ना, वो प्रश्न के लिए उपयुक्त होता है। स्थिति, विपरीत स्थिति, प्रतिकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति, ये विशेषण इसके लिए दूसरे विशेषण है। समस्या अक्सर क्या होती है, जटिल होती है। ये विशेषण उपयुक्त रूप से किसके लिए है, जटिल शब्द के लिए। तो ऐसे में याद रखना, ये एग्जाम में है ना, इतना हम विचार नहीं कर पाते हैं, क्यों, प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है साहब। और जिस स्टूडेंट ने प्रैक्टिस शानदार की होती है वो निश्चित रूप से मानो ऐसे प्रश्नों में उलझता बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, अब आपको सर आप तो देख देख के बोलो, देखो ऐसा बता दूं कि अब तक पिछले कई एग्जाम में दे चुका हूं, व्याकरण के मामले में यह है कि मैं बहुत अच्छे से प्रश्नों को हल करना जानता हूं, और मैं कभी भी एक सीधा आंसर देख के उस पर राइट नहीं लगाता हूं, एमआर में नहीं भरता हूं। मैं जब तक 3 को ये ना देख लूं कि आखिर ये 3 इस प्रश्न के लिए उपयुक्त आंसर क्यों नहीं है, तब तक मैं चौथा आंसर ओएमआर में नहीं भरता हूं। तो इस बात को भी आप निश्चिंत माने कि आपको जो भी बता रहा हूं वो एकदम सही बता रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार मैं आपको आज की एक्सरसाइज का मतलब क्या है, आज की एक्सरसाइज का मतलब इतना सा है कि क्या मतलब है कि प्रश्न किस किस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है,
बहुत अच्छा है। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, जैसा कि उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध, ये 2011 पुलिस एसआई भर्ती में आया हुआ। मैंने आपको पहले भी कहा था ऐसे प्रश्न आते हैं, ए, बी, सी और डी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और बहुत अच्छे से आपको हल करना होगा। अरे सर आंसर लिखो तो सही, ABCD को हल करें क्या? अरे लिख रहा हूँ भाई, लिख रहा हूँ। देखिए, तुम्हारा, उनका, तुम्हारा, उनका, मेरा, हमारा, मेरा और हमारा। अब आपको देखते ही पता लग गया होगा, क्योंकि ये तो जस्ट कल की क्लास के अंदर क्लियर हुआ था, है ना। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक क्या होगा? सबसे पहले आपको पता है उत्तम क्या होता है? उत्तम सदैव होता है मैं। अगर आप किसी क्रमबद्ध कड़ी से और ट्रैक बाय ट्रैक चलोगे ना, तो निश्चित रूप से मान लीजिए सही होगा। उत्तम क्या होता है? मैं होता है। और मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। पूछ क्या रहा है? संबंध। संबंध क्या होता है? काके की रारे री नाने ने रा। तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा? तुम्हारा तो आ जाएगा एक वचन और हमारा आ जाएगा बहुवचन। हमारा आ जाएगा बहुवचन। धीरा कर दो एक, हाँ, डी, हमारा, है ना। तो मैं उत्तम पुरुष, सबसे पहले देखिए उत्तम मैं होता है, बहुवचन हम होता है, फिर ये संबंध पूछे। तो क्रमबद्ध तरीके से चलोगे तो ऐसे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है। 2011 एसआई मैंने भी दिया था और उस एसआई में मेरा पेपर भी क्लियर था। ठीक है। और हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर भी था, लेकिन जीके बहुत कमज़ोर था। इस कारण से थोड़ी सी मैं फिजिकल वगैरह अच्छा गया था, लेकिन उसमें जीके की वजह से मेरे मार्क्स बहुत कम थे और मेरे कई साथी लगे भी थे उसमें एसआई। ठीक है। बाद में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो आज फर्स्ट ग्रेड हैं, कोई सेकंड ग्रेड है, एक आध साथी ने कर लिया था। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो देखिए 2011 वाली भर्ती के भी प्रश्न ऐसे आए हुए हैं। तो आप निश्चित मानिए कि इस बार जो मैं बता रहा हूँ उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, चाहे पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, एकार्थक हो, नगर, किसी भी प्रकार का हिंदी का प्रश्न हो बाहर नहीं जाएगा। बल्कि इतना हिंदी के साथ आपको हैबिचुअल आदतन कर दूंगा कि आपको हिंदी में बिल्कुल भी भय नहीं लगेगा। ठीक है। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। अब देखिए प्रश्न कैसे कैसे आ जाते हैं। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी, डी प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है विषय कवि, विषय कवि, मित्र। ये तो बहुत सरल प्रश्न है, मैंने इस पर गौर ही नहीं किया, अब देखा है। प्रिय विशेषण के साथ आपको तो प्रिय विषय होता है, प्रिय कवि होता है, प्रिय मित्र, प्रिय बैरी कभी नहीं होता कि ये मेरा प्रिय शत्रु है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये मुझे छोटी छोटी गालियां देता है, कभी कभार छोटे छोटे चांटे लगा देता है, हैप्पी बर्थडे कर देता है, तो मुझे मेरा बड़ा प्रिय शत्रु है। तो ये तो प्रश्न मैं इसको खारिज करता हूँ, ऐसे प्रश्न को। इसका आंसर बैरी है, आप सबने दे दिया होगा। कुछ हास्यात्मक प्रश्न भी आने चाहिए बीच बीच में, ताकि आपका, जैसे शायद किसने कहा था, मित्र ने कहा था, गिरधारी दान जी या रणजीत दान जी ने कहा था, सर आपकी क्लास में मतलब बहुत आनंद आता है। तो धन्यवाद, आपको आनंद आ रहा है और मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो आपको पढ़ाते समय मेरे पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है ना। पूरे दिन बच्चों के साथ जो स्ट्रगल करते हैं और उनको भी इसी तरीके से पढ़ाते हैं ताकि उनको आगे कभी कोचिंग की आवश्यकता ही ना पड़े। मेरा यही प्रयास रहता है कि बच्चों को भी आज जो पढ़ने वाले हैं, आप देखो कुछ तो ग्रामीण बेल्ट है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर भी प्रयास यही रहता है और मैंने अपने गुरुओं से यही सीखा है कि बच्चों को इस तरह से तैयार करो ताकि उन्हें आने वाले समय में सेल्फ वो कैसे पढ़ाई कर सके, उन्हें किसी भी कोचिंग की आवश्यकता न पड़े। ठीक है। तो अगला प्रश्न में, अब देखिए कुछ अच्छे प्रश्न आते हैं वापस, जैसे वर्ण में आए थे।
किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? मैं क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा हूं। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? देखिए ये एक्सरसाइज करवाने का मज़ा तब ज़्यादा होता जब मैं विशेषण टॉपिक भी करवा देता, लेकिन विशेषण टॉपिक के बीच में 1-2 गैप आ रहा है, 1-2 दिन का, तो इस कारण से मुझे ये एक्सरसाइज आज करवानी पड़ रही है। लेकिन चलो उस वक्त एक एक्सरसाइज और होगी तो टॉपिक और अच्छा होगा, और सोमवार से मैं क्लास का थोड़ा सा टाइम बढ़ा भी दूंगा, तो आपको तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए, हम किसी को कुछ कह नहीं। अब आप तो ये पहला ही देखते ही कह दियो हाँ इसमें तो यही होगा, लेकिन अब एक दूसरे देखने बहुत जरूरी हैं। वह खुद ही इधर आ गया। सी ऑप्शन भी देख लेता हूं। तुम कॉलेज कब आओगे? ठीक है, एक और देता हूं। वह बाहर कोई आदमी आया है। अब जिन्होंने पहला देखते ही कर दिया हो कि किसी कुछ आ गया, तो अब देखिए कोई भी आ गया, अब क्या करोगे? है ना? आप में से कईयों ने तो सही आंसर बता दिया होगा, लेकिन अब देखिए आप क्लियर जानते हैं कि बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए और बी डी में से दोनों में से एक होगा। अब फटाफट बताइए आप में से ए कौन बता रहे हैं, डी कौन बता रहे हैं? जल्दी से बिल्कुल जल्दी कमेंट कीजिए। ए कौन बता रहे हैं और डी कौन बता रहे हैं? देखिए इसके अंदर इतनी देर में बता दिया, जो यस तो यस और नो तो नो होता है, मैंने 4 लिखे हैं। इसमें राइट आंसर है ए। कैसे राइट है सर? कोई यहां भी आया है। देखिए ये चीज सर उसमें क्लियर होगी विशेषण में, लेकिन फिर बता देता हूं। अगर किसी सर्वनाम के तुरंत बाद कोई भी संज्ञा आ जाए, किसी सर्वनाम के तुरंत बाद कोई भी संज्ञा आ जाए, बशर्ते वो संज्ञा वो सर्वनाम उस संज्ञा और वो सर्वनाम उस संज्ञा की विशेषता बता रहा हो, तो वहां पर वो सार्वनामिक विशेषण होता है, सर्वनाम नहीं होता। इसमें इसके बाद ना तो कोई संज्ञा आई हुई है ना कोई बात, तो इसमें राइट आंसर ये है। क्यों है ये, कैसे होगा और इसमें भी किस तरह के शानदार प्रश्न बनते हैं, वो जब विशेषण टॉपिक हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, तब एक एक्सरसाइज और करेंगे, उस वक्त सीखेंगे। इसलिए जल्दबाजी न करें। फिलहाल इसका आंसर यही होगा, हम किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं एक प्रश्न मैं बनाता हूं। देखिए एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं कि मेरे प्रश्न बनाने का तरीका क्या होता है। मैं इसी प्रश्न को बनाऊंगा, इसी किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। मेरे जो ऑप्शंस होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, अक्सर वो विवादित होते हैं, क्योंकि मैं बनाता ही ऐसा हूं। देखिए, तुम कुछ कह रहे थे। मैं इसमें थोड़ा प्रश्न चेंज करूंगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, इसको घुमा दूंगा। ठीक है, वह कोई बात कहना चाहता था। कोई बात कहना चाहता था। ठीक है, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। करके देखिए, दान करने से कुछ नहीं बिगड़ता। इस प्रकार के ऑप्शन है ये, फिर भी मैंने बहुत सरल दिए हैं। मेरे ऑप्शन थोड़े से टफ होते हैं। मैं एक ऑप्शन ऐसा था जो देना चाहता था, वो नहीं बैठ पाया यहाँ,
लेकिन अब इसमें से देखिए, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, जबकि मैंने कुछ, कोई, कुछ, कुछ सब में आया। अब आप कौन सा करोगे? मजा तब आता है जब ऐसे प्रश्न बन के, और ऐसे प्रश्न आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, निश्चित रूप से कह रहा हूँ, ऐसे प्रश्न आपको किताब, और जब ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस की जाएगी ना, जब चारों ऑप्शंस के अंदर यही हो, तब आंसर निकालने में बड़ा मजा आता है। सीधी सीधी बात, मैंने आपको पिछले प्रश्न में एक बात बताई थी कि जब भी किसी सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा आ जाए, वो सर्वनाम नहीं होगा। क्या इसके बाद संज्ञा आई है? नहीं आई है। क्या इसके बाद संज्ञा, कुछ के बाद संज्ञा आई है? नहीं आई है। क्या इसके बाद संज्ञा आई है? नहीं आई है। लेकिन इस कोई के बाद में क्या आ गई? बात। बात अपने आप में संज्ञा है कि नहीं है? और उस बात की क्या विशेषता है? वो कोई। तो इस कारण से इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, इसमें क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। कैसे है वो तो अगले टॉपिक में चर्चा होगा, उसके बहुत अच्छा विस्तार से बात करनी होगी, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा आपको विशेषण टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। तो ये मेरे प्रश्न इस हिसाब से होते हैं जो सिमिलर होते हैं सारे ऑप्शंस। और मेरे ऑप्शंस में ये, मैं घमंड की बात नहीं कर रहा, मेरे ऑप्शंस में ये होता है कि चारों पढ़े बिना कोई आंसर नहीं दे सकता, उसे चारों पढ़ने ही होंगे, तभी तो मजा है पेपर बनाने का, है ना। चलिए तो अब देखिए आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है? या यूं करें इस प्रश्न को, निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर था 17, क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करें। ऑप्शन देखिए, किस क्रम में निश्चयवाचक का सही उदाहरण है? ए, बी, सी और डी। अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है? पहला ऑप्शन। दूसरा देखिए, दूसरा इन्होंने दिया है, लिख रखा है यहाँ पे, इस पुस्तक को देखो, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। दूसरा, अब आपको देखते ही लग गया, कोई कुछ भी कहे, हमें क्या। और लास्ट है, या रुकिए, यह लड़का बदमाश है, यह लड़का बदमाश है। बताइए, देखिए फटाफट, मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया, जो यहाँ मेरे सामने लिखे हुए थे वो ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। बताइए, आप देखोगे कि ये देखो, यह यहाँ भी आया है और यह यहाँ भी आया है, तो इसका मतलब कन्फ्यूज़न तो होना स्वाभाविक है। फटाफट से बताइए, ए है या सी है? अगर मेरी बातों की ओर आप गौर करते हो और मेरी क्लास को कंसंट्रेट होकर, एकाग्रचित होकर देखते हो, तो आपका आंसर अब तक आ चुका होगा। मैंने क्या बोला था कि भले ही सर्वनाम एक जैसे आ जाए, अगर किसी सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए तो वो सर्वनाम नहीं है। यहाँ सर्वनाम के बाद संज्ञा है क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ सर्वनाम के बाद क्या आ गई? संज्ञा। इसका मतलब ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। और प्रश्न क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण कौन सा है? तो निश्चयवाचक का सही उदाहरण कौन सा है? बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा। बात समझ आई? इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसलिए ध्यान से देखा कर कीजिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं। चलिए मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना होता तो आप फटाक से ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और जो एक्सरसाइज है तो मुझे थोड़ा फास्ट भी चलना होगा, वरना मैं नहीं चाहता कि, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं यूट्यूब चैनल्स पर कि 5 क्वेश्चन में पूरा 1 घंटा हो जाता है, वो नहीं चाहता। मैंने आपको 17 क्वेश्चन अभी तक करवा दिए हैं और 18वें क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। और वो 18वां क्वेश्चन देखिए क्या है? किन किन का नाम सूची में है, प्रश्नवाचक का भाव किसमें है?
बहुत अच्छा प्रश्न है। किन किन का नाम सूची में है, प्रश्नवाचक का भाव किसमें है? ए किन किन, बी नाम, सी सूची और डी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कोई नहीं। सीधी सी बात है, आखिर ये बात किन किन का नाम सूची में है, ये प्रश्न किन से पता चलता है कि ये प्रश्न है? इनसे पता चल रहा है किन किन का नाम। इसीलिए तो हम रूप बनाते हैं, है ना, किस किस का नाम, किन किन का नाम, बहुवचन ले लिया, तो यहाँ पर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किन किन हो जाएगा। ये मैं अभ्यास करवा रहा हूँ, इसलिए आपको कुछ प्रश्नों में समय नहीं दे रहा, बल्कि आपको प्रश्न बता रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। इसलिए मैंने हर टाइप का प्रश्न लिया है, इसलिए मैंने हर टाइप का प्रश्न लिया है। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और प्रश्न है किस क्रम में, प्रश्न नंबर 19, किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय है? किसका? ये देखो, ये ऐसे प्रश्न आ जाते हैं ना, बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उससे पहले प्रत्ययों का ज्ञान और होना बहुत ज़रूरी है। पहले ऑप्शन देख लीजिए, एकांतर, ये तो देखिए अब प्रश्न में लिख रहा हूँ, बाकी इस प्रश्न को भी फिलहाल मुझे नहीं बोलना चाहिए। न्यायिक, फिरौती और मधुरिमा, फिरौती और मधुरिमा। सबसे खास बात तो देखिए, ये चारों भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय है, भाववाचक संज्ञा से बने तद्धित प्रत्यय वाले शब्द हैं। अब देखिए, अब इसमें एकांत से बना है, ठीक है, न्याय से बना है, ये किससे बना है? एकांत से, ये न्याय से बना है, ठीक है, मधुर, और ये फिरौती, फेरना से बनी है, किससे बनी है? फिरौती। अब इसमें ये तो क्लियर पता चल रहा है, एकांत, न्याय, मधुर, इसका राइट आंसर क्या होगा? फिरौती होगी। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न जो हैं उसको थोड़ा सा जब प्रत्यय क्लियर सीखेंगे, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, और फिर तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तब जाके ये चीज़ थोड़ी क्लियर हो पाएगी। इसलिए ये चीज़ थोड़ा, ये प्रश्न भी टफ है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। हमें हर तरह के प्रश्न का पता होगा ना, तो हम तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जब हमें पता ही नहीं होगा कि प्रश्न किस हिसाब से आते हैं, तो हमने संज्ञा सर्वनाम विशेषण किसी किताब से पढ़ लिया और सीना चौड़ा करके चलने लगे कि हाँ अब तो व्याकरण पूरी आती है। अरे साहब, व्याकरण अभी तक तो हमें भी पूरी नहीं आती। मैंने उस दिन भी कहा था, अभी तो हमने व्याकरण की 2 बूंद चखी है, समस्त सागर तो अभी बाकी पड़ा है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ प्रश्नों से आज परिचित करवा रहा हूँ, ताकि जब मैं टेलीग्राम पे कुछ प्रश्न डालूँ तो उस प्रश्नों का आप महत्व समझें। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है डाल दिया, तुक्का मार दिया, फटाक से गलत होगा। तो उस अक्सर क्या होता है, टेलीग्राम प्रश्न डालते हैं तो 4 ऑप्शन होते हैं, तो कुछ तो देखते हैं कि इसमें सही पे क्लिक लगाने का प्रयास करते हैं, कुछ क्या करते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, किसी पे भी राइट लगा देते हैं। फिर वो सही आता, अच्छा हाँ इसमें ये होगा, ये तो मुझे आता था, तो फिर तूने गलत पे क्यों लगाया, है ना। ऐसे ज्ञानी महापुरुष भी और होते हैं, उनको मेरा दंडवत प्रणाम है। हाँ, अगला प्रश्न आप देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और प्रश्न इस प्रकार से है कि किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। ए, बी, सी और डी। अब 20 प्रश्न हो जाएंगे, उसके बाद में एक प्रश्न मैं खुद बनाऊंगा और उस प्रश्न को आपको हल करना है, ठीक है। किस वाक्य में अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं, अयोध्या जाने के लिए
किससे कहूं, पहला। दूसरा ऑप्शन है शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, शर्मा जी का घर यह नहीं। देखिए, जब मेरे प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो ऐसे प्रश्न आपको कभी भी परेशान नहीं करते हैं। इस घड़ी को देखो, इस घड़ी को देखो, यह कितनी उपयोगी है। इस घड़ी को देखो, यह कितनी उपयोगी है। और चौथा है तेते पांव पसारिए जहती लंबी सौर। अब ऐसे प्रश्न तो आपको कहीं गलती के चांसेस ही नहीं रहती। आपको पता है कि संबंधवाचक सर्वनाम अक्सर ये होता है जो, सो, जैसा वैसा। तो यहाँ पे क्या है, तेते और जेती, है ना, तेते पांव पसारी जेती लंबी सौर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, आपने देखते ही पता लगा लिया होगा कि यही हो जाएगा। तो ऐसे इस टाइप के बहुत से प्रश्न आते हैं। हमने 20 प्रश्नों की चर्चा की, एक मैंने खुद ने बना के दिया। लगभग 21 प्रश्नों की हमने चर्चा की है 1 घंटे की क्लास के अंदर। ठीक है, 1 घंटे की क्लास ऑलमोस्ट हो रही है। तो इस प्रकार के जो कुछ प्रश्न आते हैं, लेकिन इन प्रश्नों के साथ साथ हमें और प्रश्नों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। ठीक है, और प्रश्नों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। आप देखिए, प्रश्न इस प्रकार से आते हैं ना, तब दिक्कत होती है। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वाक्य में निश्चयवाचक नहीं है, निश्चयवाचक नहीं है। यह प्रश्न लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, और इस प्रश्न को आप सही करने का प्रयास करें। मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल दूंगा, आप अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूं आप कर पाएं। तुमने कहा था यह अलमारी मेरी है, यह अलमारी मेरी है। उसने इसको अलमारी लाने को कहा। यह तो अलग बात है कि अलमारी उसकी है। यह तो अलग बात है कि अलमारी उसकी है। वो कभी चौथा ऑप्शन होगा, यह तो अलग बात है कि अलमारी उसकी है। तुम जाओ और यह अलमारी में रख दो। 1 सेकंड रुकना आप, मैंने प्रश्न तो सही बनाया है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, सॉरी, इसमें प्रश्न को मैं चेंज कर देता हूं। थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा मुझे। हाँ, अब सही है।
पहला ऑप्शन है तुमने कहा था यह अलमारी मेरी है। दूसरा ऑप्शन है उसने इस अलमारी को लाने को कहा। इस अलमारी को लाने को कहा। उसने उसे इस अलमारी को लाने को कहा। यह तो अलग बात है कि यह अलमारी उसकी है। तुम जाओ और यह अलमारी में रख दो। ये 4 ऑप्शन हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। किसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम मैंने इस बार नहीं कहा, नहीं, निश्चयवाचक कौन से में निश्चयवाचक है? यहां पर भी देखो यह अलमारी आया है, यहां पर भी इस अलमारी, यह की जगह इस आता है, आपको पता है, इस अलमारी, यहां पर भी यह अलमारी है और यहां पर भी यह अलमारी है। मैंने चारों में सेम चीज दी है। अब आप पता लगा पाते हो मेरे प्रश्न, इसीलिए मैं अपने प्रश्नों पर गर्व करता हूं, घमंड नहीं करता। आपको अगर आते हैं तो ये आपकी मेहनत है। मैं ये नहीं कहता मेरे प्रश्न किसी को आ नहीं सकते, ऐसा नहीं कहता। जो अच्छे से पढ़ रहा है वो इसको हल कर देगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इसको हल कर देगा। ये प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है? तुमने कहा था यह अलमारी मेरी है, उसने उसे इस अलमारी को लाने को कहा। यह तो अलग बात है कि यह अलमारी उसकी है। तुम जाओ और यह अलमारी में रख दो। बताओ कौन सा आंसर होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम की बात की थी। युद्ध भूमि में जा रहे हो तो यह भी सोचते हुए जाओ कि सामने वाले के पास हथियार कौन कौन से हैं। ज़रूरी नहीं है जहाँ से आपने जो हथियार लिए हैं, आपने पाकिस्तान से लिए हैं, वो अमेरिका वाले हथियार लेके आ रहा है। कहाँ मुकाबला होगा? ऐसे प्रश्न देते ही नहीं हो। ऐसे देना तो मेरिट अपने आप नीचे जाने लग जाए। हाँ बिल्कुल नहीं। देखिए अब ध्यान से समझिए, आपने आंसर दे दिया होगा। तुमने कहा था यह अलमारी, कौन सी अलमारी? यह अलमारी। यह शब्द किसकी ओर इशारा कर रहा है? अलमारी। सार्वनामिक विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है, ध्यान देना। इस अलमारी को, अलमारी की विशेषता क्या है? इसमें भी क्या है? सार्वनामिक है। आप कहोगे सर आपने तो कहा था निश्चय हो रहा है। याद रखना, वो निश्चय जब होता है ना तो इस प्रकार से याद रखना कि तुरंत बाद नहीं आता है, तुरंत बाद नहीं होता उसका। यह पुस्तक यह पुस्तक मेरी नहीं, सॉरी, वो इस प्रकार से था, वो देखो वह रहा मेरा घर, वह रहा मेरा घर। अब घर की विशेषता मेरा बता रहा है तो वहां सार्वनामिक जरूर है, लेकिन वह रहा, वह के बाद रहा आ रहा है, इसका मतलब वहां निश्चयवाचक है। तो इस अलमारी में सार्वनामिक। यह तो अलग बात है कि यह अलमारी फिर से सार्वनामिक है। अब ध्यान से देखना, तुम जाओ और यह अलमारी में रख दो। अब की बार यह शब्द अलमारी के लिए आया है क्या? यह शब्द अलमारी के लिए आया क्या? तुम जाओ और यह अलमारी में रख दो। अब की बार यह शब्द किसके लिए आया? कोई वस्तु है उसके लिए आया है और उसे अलमारी में रख दो। अब मैं इशारा कर रहा हूं, यह अलमारी में रख दो, यह अलमारी में। बात समझने का प्रयास कीजिए। इस बार यह जो है अलमारी के लिए नहीं आया है बल्कि किसी अन्य वस्तु के लिए आया है, इसलिए यहां पर कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। बात आई समझ में? ऐसे प्रश्न जब हल करते हो ना तो माइंड की एक्सरसाइज हो जाती है। जिस प्रकार फुटबॉल खेलने से शारीरिक मजबूती मिलती है, शतरंज खेलने से मानसिक, उसी प्रकार ऐसे प्रश्नों को हल करने से आपकी व्याकरण मजबूत होती है। आप हर तरह से प्रश्न पर विचार करते हो कि यार ऐसा भी प्रश्न निकल सकता है। तो ये आज की एक्सरसाइज थी और उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा आनंद आया होगा। और सबसे लास्ट वाले प्रश्न में बीच में एक प्रश्न और बताया था, उनमें बहुत ज़्यादा आनंद आया होगा। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो देखिए, जाने से पहले वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो में कमेंट्स आपके खूब आ रहे हैं, बराबर बीच में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और शेयर ज़रूर कीजिए। आप जो एवरेज चल रही है 30, 35, 40 की, वो अब 100 तक पहुंचानी। हमारा सबसे पहला काम है 100 तक पहुंचाना। जब आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़े बहुत प्रयास तो आप भी कर सकते हो। अब रही बात अगली क्लास की, तो देखिए अगली क्लास कब होगी, क्या हो, व्याकरण की, साहित्य की हो ना हो वो आगे की बात है, एक बार स्टार्ट करने का विचार है। लेकिन अगली क्लास जो होगी उसकी आपको सूचना यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप यहाँ ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि
2 दिन के लिए मैं बीकानेर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे छुट्टी पे रहना पड़ रहा है। और साथ में यहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो भी थोड़ा सा आपके नेटवर्क प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। तो आपसे अनुरोध है कि 2 दिन थोड़ा सा संयम बनाए रखें, फिर से हम नियमित होंगे और क्लास को थोड़ा सा समय भी अधिक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं। शुभ रात्रि।